Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about the types of strategies. स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज़, इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि कितनी टाइप्स की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। देयर आर 3 मेन स्ट्रेटजीज़ विच आर यूज्ड टू मेक कंपनी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंपेटिटिव। ठीक है, स्ट्रेटजी की डेफिनेशन क्या होती है, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में भी कर चुके हैं कि स्ट्रेटजी इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव अ फर्म्स बिजनेस लॉन्ग टर्म गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड कंपेटिटिवली। ठीक है, स्ट्रेटजी एक प्लान ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी फर्म है, उसके गोल्स को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली या कंपेटिटिवली अचीव करने का जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको स्ट्रेटजी कहते हैं। स्ट्रेटजी क्या है? प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव द गोल ऑफ अ फर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो इसके लिए 3 किस्म की जो है बेसिक स्ट्रेटजीज होती हैं: इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज, इंटेंसिव स्ट्रेटजीज एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर सरायत कर जाना, घुस जाना। तो इंटीग्रेशन का ये मतलब हुआ कि टेकिंग द ऑनरशिप और टेकिंग द कंट्रोल ऑफ समथिंग। ठीक है, ये स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज होंगी जो ऑनरशिप और कंट्रोल हासिल करेंगी। किस किस का वो हम पढ़ते हैं डेफिनेशन के अंदर। दीज आर द स्ट्रेटजीज विच यूज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑनरशिप और कंट्रोल ऑफ सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपेटिटर्स। 3 चीज़ों का ये जो है वो कंट्रोल लेती हैं इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज। इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं, ऐसे प्लान ऑफ एक्शंस होते हैं जिनके ज़रिए सप्लायर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का या कंपेटिटर्स का कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है, उनको ख़रीद लिया, उनकी ऑनरशिप हासिल कर ली जाती है, उनको ख़रीद लिया जाता है। एक कंपनी है, वो जहाँ से रॉ मटेरियल लेती है वो उसके सप्लायर्स हैं। उस रॉ मटेरियल का एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करती है। फॉर एग्जांपल एक जूता तैयार करती है। जूते के लिए जो चमड़ा है, जो उसका जो इस्तेमाल होता है, उसके लिए धागा है, ये तमाम चीज़ें जो ले रही है वो उसके सप्लायर्स उसको दे रहे हैं। उससे वो एक फाइनल प्रोडक्ट जूता बनाती है। वो जूता फिर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। डिस्ट्रीब्यूटर उस जूते को, उस प्रोडक्ट को पूरी मार्केट के अंदर क्या करते हैं? फैला देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपेटिटर्स कौन होते हैं? कंपेटिटर्स वो होते हैं जो मार्केट के अंदर आपके जैसे जूते बना रहे हैं। आप भी जूता बना रहे हैं, वो भी जूता बना रहे हैं, तो वो आपके क्या हैं? कंपेटिटर्स हैं, कि वो आपके साथ बिजनेस के हवाले से वो आपको compete कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस अपने सप्लायर्स को ख़रीद लेता है, उसका कंट्रोल हासिल कर लेता है, उसकी ऑनरशिप हासिल कर लेता है, तो उस बिज़नेस की ये वाली स्ट्रेटजी क्या कहलाएगी? इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। अगर वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ख़रीद लेता है, ये वाली स्ट्रेटजी क्या कहलाएगी? इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। अगर वो अपने कंपेटिटर्स को ख़रीद कर अपना कंपटीशन ही ख़त्म कर देता है मार्केट में, और सिर्फ खुद ही वो एक ही बिज़नेस बन जाता है मार्केट के अंदर, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। अब इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी की इसी तरह 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज। द फर्स्ट वन इज़ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है, एक कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट बना के किसको देती है? आगे कौन है? उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, कंपनी दरमियान में है, उसके पीछे सप्लायर्स हैं, उसके फ्रंट पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो फ्रंट पे कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑनरशिप और कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स टू मेक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन मोर एफिशिएंट एंड कंपेटिटिव। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन है, जिससे क्या होता है? अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स को ख़रीद लिया जाता है, उनकी ऑनरशिप और कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है, ताकि कंपनी को क्या किया जाए? मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट और मोर कंपेटिटिव बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल,
मिसाल के तौर पर फ्रेंचाइजिंग इज़ अ टाइप ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन विच कंपनी गिव्स हिज नेम एंड पॉलिसीज़। फ्रेंचाइजिंग जैसा कि होती है, कोई भी एक नए रीजन के अंदर एक जो है वो फेमस ब्रांड की फ्रेंचाइज खरीद लेता है, तो उस फ्रेंचाइज के अंदर रूल्स और जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसका नाम जो है वो मेन ब्रांड का यूज़ हो रहा होता है, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। इट इज़ नीडेड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नॉट रिलायबल। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इसलिए की जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो रिलायबल नहीं हैं, वो आपके प्रोडक्ट को एज सच जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, वो आपकी जो है वो आपकी पॉलिसीज़ पर पूरे नहीं उतर रहे। ठीक है। वो आपके प्रोडक्ट को सही तरह से बेच नहीं पा रहे, तो आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लेते हैं, खुद उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, उसकी ऑनरशिप ले लेते हैं। कैपेबल नहीं है, कंपेटिटिव नहीं है, एंड टेकिंग हाई मार्जिन्स, नॉट ब्रांड लॉयल। ब्रांड लॉयल नहीं है। ठीक है। आपसे प्रोडक्ट लेते हैं, आपने एक प्राइस सेट की हुई है, उस प्राइस से बहुत ज़्यादा प्राइस डबल कर देते हैं। ठीक है। तो वो ब्रांड लॉयल नहीं होंगे, वो लोगों आपका ब्रांड नेम ख़राब करेंगे जब वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे लोगों से। तो इसलिए आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। बिजनेस के फ्रंट पे मैंने बताया कौन थे, डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके बैक पे कौन है, सप्लायर्स, जो कि उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑनरशिप और कंट्रोल ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स को का कंट्रोल या ओनरशिप लेने को क्या कहते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू मेक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन मोर एफिशिएंट एंड कंपेटिटिव। ये एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन है, ऐसी स्ट्रेटजी है, एज अ प्रोसेस है, जिसके ज़रिए आपने सप्लायर का कंट्रोल और ओनरशिप हासिल कर ली, ताकि आप कंपनी को ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा कंपेटिटिव बना सकें। ये क्यों की जाती है, इट इज़ नीडेड व्हेन वी हैव कैपिटल। हमारे पास कैपिटल हो, पैसा हो, तो हम अपने सप्लायर्स को ही ख़रीद सकते हैं, ताकि हमें कोई जो है वो दिक्कत ना हो, कोई मसला ना हो अपना रॉ मटेरियल ख़रीदने का, या उसके अंदर जब हम रॉ मटेरियल ऑर्डर करते हैं तो डिले हो जाता है, बहुत सारी कंपनी ऑर्डर कर रही होती हैं, तो जब आप उस सप्लायर को ही ख़रीद लेंगे तो आपको इस किस्म का मसला फेस नहीं करना पड़ेगा। When suppliers are less in numbers, सप्लायर बहुत थोड़े हैं, तो आप ये करें कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लें और सप्लायर को ही खरीद लें। When they are not reliable and capable, जब वो रिलायबल नहीं है, कैपेबल नहीं है, आपको डिलीवरी नहीं दे रहे, आपको रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं दे रहे, आपका जो है वो डिले हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर, तो आप अपना जो है वो क्या करें, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की पॉलिसी को अप्लाएं। टेकिंग हाई मार्जिन्स, बहुत ज़्यादा आपसे पैसे ले रहे हैं, रॉ मटेरियल के इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं कि आप जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, प्रोडक्ट की जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो आप क्या करें, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें। तो ये दो किस्म, पहली थी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उसके बाद थर्ड है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओनरशिप और कंट्रोल ओवर द कंपेटिटर्स। एक तीसरी चीज़ आती है, पहली चीज़ क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेकंड थिंग सप्लायर्स, एंड द थर्ड थिंग इज कंपेटिटर। कंपेटिटर के लिए कौन सी की जाती है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑनरशिप और कंट्रोल ओवर द कंपेटिटर्स टू मेक द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन मोर एफिशिएंट एंड कंपेटिटिव। कोई भी कंपनी को मोर एफिशिएंट और कंपेटिटिव बनाने के लिए एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन, एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप अपने कंपेटिटर्स को खरीद लेते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये क्यों की जाती है, इट इज़ नीडेड व्हेन यू हैव गुड फाइनेंस इनकम। ये तब की जाती है जब आपके पास अच्छा पैसा हो, पैसे हो, आप अपना बिजनेस तो आपका है ही है, आपके पास इतना पैसा हो कि आप एक और बिजनेस खरीद सकें। तो कंपेटिटर जो हैं वो भी एक बिजनेस है, तो आप एक और एंटिटी को खरीद सकें, इतना आपके पास सबसे पहले पैसा होना चाहिए। ये इसका प्रोसेस इट इज़ डन थ्रू मर्जर्स। इसको जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है वो दो तरीक़ों से होती है, थ्रू मर्जर्स और थ्रू एक्विजिशन। मर्जर्स का मतलब क्या है, कम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज टू फॉर्म अ न्यू कंपनी।
दो कंपनीज मिलती हैं, ठीक है, उससे एक नई कंपनी वजूद में आती है, तो इसको क्या कहेंगे, मर्जर्स। जैसा कि सोनी एक अलग कंपनी थी, एरिक्सन एक अलग कंपनी थी, ये दोनों कंपनीज मिली और सोनी एरिक्सन बन गया, और इसकी प्रोडक्ट्स तो आप जानते ही हैं। उसके बाद इट इज़ डन थ्रू इक्विजिशन। दूसरा प्रोसेस इसका है इक्विजिशन। इक्विजिशन का मतलब है परचेज ऑफ वन कंपनी बाय द अदर, लाइक जैज़ हैव परचेज द वारिद नेटवर्क इन पाकिस्तान। दो ये मोबाइल नेटवर्क्स हैं, जैसा कि जैज़ है और वारिद है। जैज़ ने वारिद को ख़रीद लिया और अपने अंदर जम कर लिया, इसको कहते हैं इक्विजिशन। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले पैसा होना चाहिए आपने जब भी अपने कंपेटिटर को ख़रीदना है, और इसके दो तरीके हैं, मर्जर के ज़रिए कि आप दो कंपनीज मिल के एक नई कंपनी बन जाए और उनका कम्बिनेशन हो जाए। इसी तरह इक्विजिशन में क्या होता है कि एक कंपनी ने दूसरी को ख़रीद लिया और उसका नाम ख़त्म, और जिसने ख़रीदा है बस उसी का नाम यूज़ होगा। उसके बाद सेकंड जो है वो है इंटेंसिव स्ट्रेटजीज। इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा कोशिश, बहुत ज़्यादा ट्रायल्स। तो ऐसी स्ट्रेटजीज जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश की जाए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स का इस्तेमाल हो, उसको इंटेंसिव स्ट्रेटजीज कहेंगे। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दीज आर द स्ट्रेटजीज, ये ऐसी स्ट्रेटजीज हैं विच आर यूज टू मेक अ कंपनी और बिजनेस मोर एफिशिएंट एंड competitive by use of great efforts। तो वही बात है कि कोई भी कंपनी ऐसा प्लान ऑफ एक्शन, ऐसी अपने स्ट्रेटजी, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए आप बिज़नेस को एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव और competitive बनाते हैं, किसके यूज़ से, बाय यूज़ ऑफ एफर्ट्स। ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेंसिव स्ट्रेटजीज। इंटेंसिव स्ट्रेटजीज की भी 3 किस्में हैं। सबसे पहली जो है वो मार्केट पेंट्रेशन है। इसका क्या मतलब है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ प्रेजेंट टाइम बाय द यूज़ ऑफ एफर्ट्स। आपने क्या करना है कि आपने मार्केट के अंदर अपना शेयर बढ़ा देना। ठीक है। मार्केट पेंट्रेशन का क्या मतलब है, मार्केट के अंदर आपने अपना शेयर बढ़ा देना। शेयर कैसे बढ़ाना है, बाय यूज़ ऑफ एफर्ट्स। योर एफर्ट्स, आपका पैसा लग रहा है, आपके एफर्ट्स लग रही हैं, कोशिशें लग रही हैं, तो ऐसी स्ट्रेटजी को क्या कहेंगे, इंटेंसिव स्ट्रेटजी। कैसे लगता है, बाय इंक्रीजिंग सेल्स पर्सन। आपने मार्केट के अंदर अपने सेल्स पर्सन बढ़ा देने हैं तो आपकी सेल्स भी बढ़ जाएंगी। तो ये एक इंटेंसिव स्ट्रेटजी है कि आपने बहुत कोशिश करके सेल्स पर्सन ढूंढे, उनको जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ बनाया, उनको एम्प्लॉय बनाने के बाद उनको पूरी मार्केट में फैला के अपनी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश की, तो इसको इंटेंसिव स्ट्रेटजी कहेंगे। दूसरा तरीका है बाय इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करें, एडवर्टाइजमेंट पर आप बोर्ड लगाएं, उसके बाद आप उसकी जो है वो और भी जो भी तरीके हैं एडवर्टाइजिंग के वो इस्तेमाल करें। ठीक है। तो इस पे भी पैसा लग रहा है, इस पे भी कोशिशें लग रही हैं, तो इसको इंटेंसिव स्ट्रेटजीज कहेंगे। उसके बाद बाय इंक्रीजिंग सेल्स प्रमोशन आइटम्स। सेल्स प्रमोशन आइटम्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सेल करनी है तो उसके साथ कुछ प्रमोशंस आइटम को इस्तेमाल करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जाके डायरेक्टली लोगों को क्या करें कि अपने प्रोडक्ट को जो है वो बताएं, उसके बाद उनको सैंपल्स जो हैं फ्री दें। इसी तरह ये प्रमोशन आइटम्स होती हैं ताकि आपके प्रोडक्ट का लोगों को पता चले और वो उसको यूज़ करें और देन वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। बाय इंक्रीजिंग पब्लिसिटी एफर्ट्स, पब्लिसिटी बढ़ा दें, जैसा कि अगेन एडवर्टाइजिंग के अंदर यूज़ होता है। तो ये थी इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़। इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ के अंदर सबसे पहली उसकी किस्म है मार्केट पेंट्रेशन, जो कि बाय सेल्स पर्सन के ज़रिए हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, सेल्स प्रमोशन के ज़रिए और पब्लिसिटी एफर्ट्स के ज़रिए। उसके बाद सेकंड इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ की टाइप है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि it is the process of introducing or launching the product and service in the new geographical area। आपने मार्केट को, फॉर एग्जांपल आपकी एक रीजन में मार्केट थी, ठीक है, आपने मार्केट को उठाया उस रीजन से एक डिफरेंट रीजन में, एक आपने सिटी से मार्केट उठाई और दूसरी सिटी में उसको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, तो इसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया में, न्यू जियोग्राफिकल एरिया में आपने अपने प्रोडक्ट सर्विस को लॉन्च किया, तो इसको कहेंगे मार्केट डेवलपमेंट।
ये कैसे होती है? इट इज़ डन व्हेन न्यू चैनल्स आर अवेलेबल। जब आपके पास नए रास्ते अवेलेबल हों, वहाँ पे जो आप नई सिटी में जा रहे हैं, नए रीजन में जा रहे हैं, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को जो है वो ख़रीदने की लोग ताकत रखते हों, तो तब आप मार्केट डेवलपमेंट करेंगे। चैनल्स आर कैपेबल, उनके पास पावर ऑफ परचेज हो, आपकी डिमांड अच्छी हो सकती हो तो इसलिए करें। चैनल्स आर इनएक्सपेंसिव, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्च करने की कॉस्ट ना हो, वहाँ का टैक्स जो है वो ज़्यादा ना हो, वहाँ पे आपको जो एसेट्स आपने मूव करने हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो। तो ये तमाम चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। बेस्ट क्वालिटी, आपने वहाँ पे जाके क्वालिटी को अपनी को जो है वो मेंटेन रखना है, बेस्ट करना है। वहाँ पे जो कंपेटिटर्स हैं उनसे आप जो है वो अपनी क्वालिटी को बेहतर रखने की सलाहियत रखते हो तो आप मार्केट डेवलपमेंट करें। वैन ऑर्गेनाइजेशन इज़ सक्सेसफुल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पे सक्सेसफुल है, कामयाब है, उसका ब्रांड इमेज बन चुका है, तो आप उसको दूसरी जगह पे भी लॉन्च करें। वैन मार्केट इज़ नॉट सैचुरेटेड, जहाँ पे आप मार्केट लॉन्च करने जा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स या बहुत ज़्यादा आपकी तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले ना हो, तो आप वहाँ पे अपनी जो है वो मार्केट डेवलपमेंट करें, लॉन्च करें। वैन यू हैव पावर टू एक्सपेंड, आपके पास पैसा है नई मार्केट लॉन्च करने का, तो उसके बाद ही आप मार्केट डेवलपमेंट करेंगे। तो इसकी इंटेंसिव स्ट्रेटजीज में पहली जो थी वो मार्केट पेंट्रेशन, दूसरी मार्केट डेवलपमेंट और इसके बाद थर्ड है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके अंदर कुछ नई इम्प्रूवमेंट्स लेके आना, लोगों की डिमांड्स के मुताबिक उसके अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड कर देना, इसको कहेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके लिए हमें रिसर्च और डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे पास लोगों की राय होनी चाहिए, उनके रिसर्च करनी चाहिए कि लोग क्या पसंद करते हैं, और हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकेंगे। एट मैच्योरिटी स्टेज, आपका प्रोडक्ट जब है वो मैच्योरिटी स्टेज पे चला गया है, उसके बाद आपने सोचना है कि इसके अंदर आप और अच्छा क्या कर सकते हैं जो हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करे। इंक्रीज इन टेक्नोलॉजीज़, टेक्नोलॉजीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं तो आपने भी अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है और उसके बाद अपने प्रोडक्ट के अंदर न्यू फीचर्स को लॉन्च करना है। कंपेटिटर्स ऑफर न्यू प्रोडक्ट्स, जब कंपेटिटर्स नए प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो आपने पीछे नहीं रहना, आपने भी नए प्रोडक्ट्स को ऑफर करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ ये तीन थी। सबसे पहली थी मार्केट पेंट्रेशन, दूसरी थी मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट को लॉन्च करना, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स को ऐड करना। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द मेथड और स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपेंशन और ग्रोथ ऑफ बिजनेस बाय लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अपनी मार्केट को फैलाना, ऐसा प्लान ऑफ एक्शन जिससे आप अपने बिजनेस को फैला देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इट इज़ द मेथड और स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपेंशन और ग्रोथ ऑफ बिजनेस बाय लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च करके अपने बिजनेस को फैला देना, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपने गौर करनी है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट था उसमें क्या होता था कि आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर न्यू फीचर्स देके आए हैं, ठीक है। इसी तरह आपने जब बात की मार्केट डेवलपमेंट की, तो मार्केट डेवलपमेंट की आपने एक नई जगह पे एक वही वाले प्रोडक्ट जो लॉन्च किए हैं। जबकि हम जब बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की, उसका मतलब कि नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है, एक नई जगह पे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है। इसकी दो किस्में होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सिंपल सी बात है कि रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन वो होगी कि आपने फॉर एग्जांपल आप पहले वाटर का बिजनेस था तो आप वाटर रिलेटेड कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आपका मिनरल वाटर था, अब आपने उसके साथ जो है कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर दी है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। पहले आपका स्कूल था, अब आपने कॉलेज लॉन्च कर दिया है। पहले आपका कॉलेज था, अब आपने यूनिवर्सिटी लॉन्च कर दी है। तो ये है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कि आपका उस जो है वो मेन प्रोडक्ट है वो
बिल्कुल चेंज नहीं हुआ तो उसको रिलेटेड कहेंगे। अगर प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो गया, आप स्कूल से डायरेक्ट फूड वाले बिजनेस पे चले गए हैं, तो दिस इज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। When the expansion of the market is in such a way that the new product or service which are going to launched are complementary, मिलती जुलती हैं, और have similarities या उनकी सिमिलर हैं। complementary जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या वो सिमिलर हैं with the existing ones, पहले वाली जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च की हुई या पहले वाली प्रोडक्ट से मिलती जुलती हैं, उसी तरह की लॉन्च करने को रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। लाइक फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, स्कूल से आपने कॉलेज लॉन्च कर लिया, और यूनिवर्सिटी, और पेप्सी बॉटल टू द मिनरल वाटर, पेप्सी बॉटल या ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक है उससे आप मिनरल वाटर की तरफ बिजनेस को ले चलते हैं, तो इसको रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। इट विल गिव यू गुड बेनिफिट्स, गुड प्रॉफिट्स एंड गुड प्राइस, तो ये आपको गुड बेनिफिट, गुड प्रॉफिट्स और गुड प्राइस देगा। उसके बाद अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की जब हम बात करें, व्हेन द न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज आर नॉट कम्प्लीमेंट्री, जब नई लॉन्च की गई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोई जुड़ी हुई नहीं है, उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं बनता, और हैव एनी सिमिलरिटीज़ या उनके अंदर कोई सिमिलरिटीज़ भी नहीं है, तो ऐसी को क्या कहेंगे, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। विद द एग्जिस्टिंग वन दिस इज कॉल्ड एज नॉट रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, लाइक पेप्सी टू लेज, जैसा कि पेप्सी वालों ने लेज या वेवी लॉन्च किए, तो वो उनकी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। एक लिक्विड है और दूसरा जो है वो फूड है, लाइक सॉलिड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजीज। 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को हमने डिस्कस किया। सबसे पहले इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ को हमने डिस्कस किया, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज़ को, फिर इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ को, और फिर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ को। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।